अभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी ले लो, चाहे आप यूपीएससी ले लो, चाहे आप किसी भी आरएसएसबी की एग्जाम की लो, डीबीएस लो, केबीएस लो, डीएसएसबी की लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपको अभी एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी ने भी अपना पैटर्न अब यूपीएससी की तरह बदल दिया है, तो आप नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते। तो इसके लिए अभी सभी स्टूडेंट का ज्यादातर सरदर्द बना हुआ है कि मैम टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, जो बहुत ही लेंथी लैंग्वेज में आती है। ठीक है, तो मैंने इन टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाता है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले। मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी है या फिर आपको कोई भी जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ने वाले हैं उसके पेज नंबर तक आपको याद हो जाएंगे। तो मैं नीतू सिंघल अपने YouTube चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका, यानी बुक्स को कैसे पढ़ा जाए कि आपको जो बुक्स है वो इंटरेस्टिंग भी लगे और साथ में आप उसको अच्छे से लर्न भी कर पाए, क्योंकि चाहे आप एनसीईआरटी ले लो या टेक्स्ट बुक ले लो, उसी में से ही आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th लेवल तक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। और अगर आप सोच रहे हैं और बीएससी लेवल का, एमएससी लेवल का है या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, चाहे एमए का हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, कुछ भी हो, सबकी जो है अब आगे जो तैयारी है वो आपको टेक्स्ट बुक से करनी होगी। तो कैसे टेक्स्ट बुक को पढ़ा जाए और कैसे इनसे नोट्स बनाए जाए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने का बेस्ट तरीका। बुक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप बुक उठाइए, बुक उठाने के बाद फर्स्ट रीडिंग उसकी लगाइए। सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर है उसको रीडिंग लगानी है, लेकिन मन से लगानी है। आप उसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपको जो हमने अभी तक जो पीजी यूजी लेवल पे सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्टिंग ही होते हैं, तो ही हम उनको लेते हैं। तो आप उनमें से भी जो भी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से उठाइए। ठीक है, जैसे आपने एमएससी में करी है, एमएससी में आपने कोई बायोटेक्नोलॉजी ली है, इकोलॉजी है या फिर कोई भी एनाटॉमी है, कोई भी ब्रांच जो ली है वो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी तो ही आपने ली थी, तो आप उस सब्जेक्ट को एनसीईआरटी में से उठाइए। ठीक है, फिर उस पूरे चैप्टर की आप रीडिंग लगाओ। फर्स्ट रीडिंग में आपको केवल रीडिंग लगानी है, क्या करना है और इंटरेस्ट के साथ उस रीडिंग को पढ़ना है, ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं जैसे पहले पढ़ती थी वैसे मैं वापस से पढ़ रहा हूँ। तो आपको चाहे आप पढ़ रही हो तो आपको इंटरेस्टिंग आएगा। साथ में आप अपना एक पेन लीजिए, एक पेंसिल अपने साथ में रखिए और पेन पेंसिल लेकर आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, आपने पेंसिल ली, पेन ली, फिर उसके बाद आपने उसको अंडरलाइन उस चैप्टर को करते चले गए। ठीक है, अब आपने जब अंडरलाइन उसको आप करते हो, किसी भी चैप्टर को करते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ते जाइए, ज्यादा टाइम उसको लेना नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इंटरेस्ट डेवलप होने में भी। जैसे आपको बता दूं, जैसे इकोलॉजी का कोई ये है चैप्टर है, ठीक है, इकोलॉजी का आपने चैप्टर देखा, जैव विविधता एवं संरक्षण। ओके, अब इसमें आप जैसे आपने फर्स्ट में पूरा पैराग्राफ ये पढ़ लिया, ठीक है, ये पैराग्राफ आप ऐसे ऐसे से पढ़ रहे हो, अब आपको लगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसको आप छोड़ दो। फिर आप इसमें आगे चलो, आगे चलोगे, फिर आपको लगा कि यार इसमें, फिर आपने दूसरा पेज उठाया, दूसरा पेज पढ़ रहे हो, उसमें आपको लगा कि हाँ, जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था, तो आपने इसमें पूरी पे पेंसिल के द्वारा अंडरलाइन कर लिया। तो आप इस तरह से अंडरलाइन करते हुए पूरा चैप्टर धीरे धीरे आप पढ़ लो। ठीक है, अब आपने पूरा चैप्टर आपका पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो ये हो गई आपके। और हेडिंग, फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हो आपको हेडिंग को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हेडिंग को आप ध्यान से क्यों पढ़ोगे, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी तो आप पढ़ रहे हो इसमें, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में से भी कौन सी लाइन पढ़ने जा रहे हो, कौन सा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, किस लेवल पे आपको पढ़ने जाना है। तो उसके लिए आपको पहले हेडिंग को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अब हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग, हो गई फर्स्ट रीडिंग, हो गई, आपने बुक को उठा के रख दिया। ठीक है, अब आप लगाएंगे सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे आप, तो सेकंड रीडिंग आप जब लगाते हो तो आप एक हाईलाइटर हाथ में रखिए। अब क्या करोगे, सेकंड रीडिंग लगाई, सेकंड रीडिंग लगाएगी तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है पहले की वजह डेवलप हो जाएगा। अब पहले की वजह लगना पड़ेगा कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको पढ़ा है, तो हाईलाइटर साथ में रखेंगे। अब इस रीडिंग में आपने पहली बार में पेन पेंसिल से जो लाइनिंग की थी, अब उसमें से भी
हाइलाइटर के द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते जाते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपको लगता जाता है कि ये फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरी कहानी है, आपको उसको हाईलाइट नहीं करना है। उसमें से जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते चाहिए। ठीक है, आप एक हाईलाइटर रख लीजिए या 2 हाईलाइटर रख लीजिए। तो एक बार तो आप सेकंड रीडिंग में एक ही हाईलाइटर रखिए और आप उससे पूरी जो टॉपिक है आपको उसमें से जो जो मोस्ट लगता है उसको हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, अब इस समय तक आपको चैप्टर की क्या है कि थोड़ी सी समझ आ जाती है और आपके दिमाग में भी एक बॉर्डर लाइन बनने लग जाती है कि हाँ अब इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ना है। तो इस तरह से आपको इस समय तक समझ आ जाएगी। तो आपने कैसे किया कि जैसे आपने, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने अभी ये लिया, ये शब्द लिया जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञान एडवर्ड विल्सन द्वारा जैव संगठन के प्रत्येक स्तर पर विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। ये आपने अंडरलाइन कर लिया। इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न ये आपने छोड़ दिया। फिर इसके जो पॉइंट्स पढ़े उनमें से आपको जो हाईलाइट करने लायक लगा वो आपने हाईलाइट कर लिया। तो मैं तो इसी तरह से पढ़ती थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब आ गए हमारी सेकंड रीडिंग हो गई, हमारे ब्रेन में भी बॉर्डर लाइन बन चुकी है। अब आप इसको एक बार बंद कर दो बुक को। फिर उसके बाद आप जब थर्ड रीडिंग लगाएंगे, इस समय इसकी आपकी जो एवरेज है रेट है पढ़ने की लगभग 30 से 35 पेज हो जानी चाहिए एक दिन में। ठीक है, अब आप थर्ड रीडिंग पे आ जाओ। जब थर्ड रीडिंग आप लगाओगे तो उसमें क्या करना है, थर्ड रीडिंग में एक तरह से पहले तो ब्रेन में आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। अब आपको एक अलग कलर का हाईलाइटर आपको रखना है और थर्ड रीडिंग आप 15 से 20 दिन के बाद उस चैप्टर की थर्ड रीडिंग लगाओगे, क्योंकि हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा करा एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहे तो आप बोर भी हो जाएंगे, साथ में क्या है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, आप थर्ड रीडिंग जब आप लगाओगे तो पहले तो उसको रिवाइज करना है कि मैंने इसमें पढ़ा था, मुझे कुछ भी इसमें से याद है या नहीं है। फिर आप चैप्टर वापस से चालू करो। इस समय आप हो सके तो एक दूसरा हाईलाइटर कलर का रखो। अब इसमें से जो भी हाईलाइट आपने किया था उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि यार इस चीज को, फैक्ट को तो बहुत ही अच्छे से मेरे को लिखना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा, उस पर आप दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो ये हो गई आप थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग एक तरह से एक रिवाइज है, मतलब आपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ओके, तो थर्ड रीडिंग तक आपने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं आगे फोर्थ रीडिंग। अब फोर्थ रीडिंग जब आप करोगे तो फोर्थ रीडिंग के साथ ही आपको एक अपना, या तो चाहे आप A4 साइज का पेपर ले लो, चाहे आप अपने रजिस्टर वगैरह कुछ भी जो आप सहूलियत समझो वो ले लो। ठीक है, अब उसको ले लिया। अब उसके साथ ही आपने क्या है, एक पेन कॉपी से आप 1 कलर के, 2 कलर के पेन ले सकते हो, 3 कलर के, आप जो भी आपको सुटेबल लगे। फिर उन पेन को लेकर और आप उन पहले तो बुक्स को दोबारा पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद उन हाईलाइट करे हुए जो पॉइंट्स उनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। क्योंकि अब तक जब आपने पूरा चैप्टर जब दोबारा पढ़ चुके होंगे तब तक आपके दिमाग में अब तक ये सेट हो चुका होगा कि इस चैप्टर में क्या लाइन कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। और जब आप अपने बुक्स में, कॉपी में नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसके, तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स को वापस से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये पूरी लाइन इस तरह से मैंने पढ़ी थी, उसमें से मैंने इस चीज को उतार लिया था। ठीक है, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको जब एग्जाम का लास्ट 15 दिन रहेंगे तब आपको रिवाइज में बहुत ज्यादा जो बेनिफिट देने वाले हैं। तो इसके लिए आप फोर्थ रीडिंग को पहले एक बार वापस से चैप्टर को रीडिंग लगाओ, फिर नोट्स बनाओ। ओके, तो आपकी 4 रीडिंग हुई, 4 बार पढ़ लिया आपने, एक लेसन को पढ़ लिया, साथ में आपका चैप्टर भी रिवाइज होता चला गया और आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो गया और इसके शॉर्ट नोट्स भी आपके तैयार हो गए। ओके, अब इसको एक बार ब्रेन में रिवाइज कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 रीडिंग हो गई, नोट्स आपके तैयार हो गए, नोट्स आपने वापस से रिवाइज भी कर लिए दूसरे दिन जब दूसरा चैप्टर चालू करो उससे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है कि आप कोई भी MCQ बुक ले आइए। साथ में मैं तो कहूँगी पहले तो PYQ बुक जरूर लाइए, क्योंकि PYQ से आपको पूरी तरह पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो एक PYQ बुक तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सॉरी जिससे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी PYQ बुक तो एक अलग से रखिए ही, साथ में आप मल्टीपल क्वेश्चंस बुक भी एक साथ में ले आइए। अब उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो तैयारी की है वो कितनी इफेक्टिव है। क्यों बुक पढ़ेंगे उसमें से कई बार क्या होता है, जैसे उसमें नीचे पैराग्राफ भी दिया होता है, तो कई क्वेश्चंस आपको वापस से ऐसे मिलेंगे जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे।
तो उन क्वेश्चंस में से आप क्या करोगे, आपको लगता है कि ये मेरे काम का है तो उनके जो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके वापस से अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आपके एक परफेक्ट नोट्स भी तैयार हो गए, आप वापस से आपकी बुक है, जो चैप्टर आपने पढ़ा वो टॉपिक भी क्लियर हो गया और आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए। तो इस तरह से आपका जो पूरा टॉपिक है तैयार हो जाएगा और फिर आप बुक चाहे नहीं पढ़ो लेकिन अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो और आपको जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक ऐसा करोगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि अब आपको लास्ट में तो ये लगने लगेगा कि हाँ बस अब मेरी एग्जाम हो जाए, अब मैं इसको नहीं पढ़ सकता। तो बार बार बस इस तरह से हम किसी भी बुक की रीडिंग ला सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए मैंने इसी तरह से बुक्स को पढ़ा था एनसीईआरटी से। स्टार्टिंग में जब मैंने चालू की थी एनसीईआरटी पढ़ना तब मुझे भी इससे डर लगता था, लेकिन बार बार जब मैंने इसको पढ़ा मेरी इंटरेस्ट डेवलप होती गई और इस तरह से मैंने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार भी पढ़ लिया और आज मुझे ये हालत है कि मुझे एनसीईआरटी में ये याद है कि कौन से पेज पर, मतलब 11th वाली बुक में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और 12th वाली बुक में बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो इस तरह से अगर आप एक पढ़ोगे ना तो आपको आपकी बुक में भी इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना, और साथ में आपका रिवीजन भी बार बार होता चले जाएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो आपको लाइन टू लाइन भी पढ़ना जरूरी है। ओके, और बार बार रिवीजन तो आपको करना ही है, लेकिन हाँ लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक ही दिन में आपको एक ही बुक को लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप एक ही बुक को लेके चलोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन है वो भी क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को कलरफुल दुनिया देने की आदत है ना, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी कलरफुल चीजें चाहिए। तो इसे भी चाहिए कि यार ये एक ही चीज दे रहा है या एक ही खाना, हम कहते हैं ना एक ही मिठाई आप डेली परोसोगे तो यार ये बोर हो गए इससे, तो हमारा ब्रेन भी इस तरह से बोर हो जाएगा। तो आप 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में लेके, क्योंकि अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हो, 4 घंटे भी पढ़ते हो मिनिमम, ठीक है, तो भी आपको 2 सब्जेक्ट लेके ही चलने हैं। जैसे आप ज्यादा 8 से 10 घंटे हो तो आप 3 या 4 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हो। जैसे आपने एक सब्जेक्ट की कोई बुक उठा ली, वो पढ़ ली, साथ में आपका जीके का पेपर होता है तो आप जीके पढ़ लो साथ में। जैसे कोई हिस्ट्री ले लिया, किसी ने पॉलिटी ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, मैथ ले लिया, साइंस ले लिया, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको आप साथ में ले लो, है ना। सब्जेक्ट में भी आप चाहो तो 2 ले लो, 2 सब्जेक्ट में से 2 टॉपिक आप एक साथ उठा सकते हो। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे। आपके धीरे धीरे 6 महीने के अंदर आप देखिए कि आपको पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो सिलेबस है वो कवर होने तक आ जाएगा और आपके लगभग सबके नोट्स भी तैयार हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपनी तैयारी ऐसे ही की थी। मैं बता दूं, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, जिन सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था एक्चुअली में, मतलब मुझे लगता था कि मतलब इतनी इरिटेटिंग करने वाले सब्जेक्ट थे कि मुझे लगता था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, लेकिन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया, कम से कम 5 से 6 बार रीडिंग लगाकर। तो आप किसी भी चीज को आप कमजोर मत समझिए, लेकिन बस एक इंटरेस्ट डेवलप कीजिए अपने अंदर। लेकिन पढ़ना कैसे है, आपको इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग को लगा रहे हो लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के आप नोट्स तैयार करो। इस तरह से नहीं है कि सबकी फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हो, नहीं, किसी सब्जेक्ट की आप फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट के आप नोट्स तैयार करो, एमसीक्यू सॉल्व करो साथ में। तो क्या एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और हर जो चैप्टर लेके चल रहे हो उसको इंटरेस्टिंग मोड में लेके चलो, एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह लेके चलो कि हाँ ये कहानी मैंने ऐसे पढ़ी थी, हमने शायद टीवी बचपन में ऐसे देखी थी। तो मतलब कोई भी हो, जैसे मुझे इकोलॉजी बहुत पसंद है तो मैं इकोलॉजी को हमेशा बाहर से जोड़ के चलती हूँ, नेचर से जोड़ के चलते हो कि यार इकोलॉजी में नेचर से हम ये चीज, ये इंसेक्ट ऐसे दिखती हैं, ये प्राइमर कंज्यूमर्स ये होते हैं। इस तरह से आप किसी भी है आपका कनेक्शन है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको भगत सिंह है, जैसे भगत सिंह की हमने मूवी देखी है। महात्मा गांधी को मैंने बहुत सुना है बचपन से, टीचर्स से भी सुना है। तो आप पहले उसको दिमाग में सोचो कि हाँ इसकी ऐसी स्टोरी होगी, फिर खुद की स्टोरी के साथ उसको पढ़ो। आप इस तरह से पढ़ोगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपका हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ना किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के, और कोई हाँ आपको अगर कोई टीचर की बातें अच्छी लगती है तो उसके गाइडेंस के साथ चलते हुए आप अपने इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये बुक पढ़ने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। जो मैंने किया था वो मैंने आपको बता दिया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों तक शेयर कर दो। और अगर आपकी कोई भी कमेंट हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।